लास्ट क्लास में हमने उर्दू का जो है ना एक ढांचा तैयार करने की कोशिश की थी। और आपको बताया था कि उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसका पर्पस क्या है और उसके अंदर किस चीज़ों को किस तरह करने की जरूरत है और उसको हम कैसे करेंगे। उर्दू के ढांचे में दो बड़ी जो पिलर्स थे हमने देखे थे। एक नसर था और एक नज़म था, या उसको शायरी कह लें। नसर के आगे फिर टाइप्स थी, नज़म की फिर आगे टाइप्स थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बुनियादी एक फाउंडेशन थी। तो हम आज इसी को ही एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी मैंने आपको ग्रुप के अंदर कलीद उर्दू जो है वो आपके ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है। वो सब ने मेरे ख्याल में देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं भी देखी तो वो बुक में देख ले कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा जो सोर्स है ना इस का तमाम का, वो वही किताब ही है। अगर आप ये लेक्चर के बाद उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने हूबहू किताब ही आपके सामने पढ़ी है और उसी में से ही सारा कुछ पढ़ा है। और ऐसे ही है, मैंने जितना भी ये नोट्स तैयार किए हैं उसी किताब में से ही है। ठीक हो गया। तो वो किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बेहतर यह है कि आप किताब को हार्ड में परचेज करें। अगर हार्ड में परचेज नहीं कर सकते तो फिर सॉफ्ट में लाजमी उसको ना देख लें, या इतना कर लें कि सॉफ्ट में जो आपसे रेलिवेंट पार्ट है आप उसको क्या करें, उसका प्रिंट कर लें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं नसर को। नसर जिसको आमतौर पे आप टेक्स्ट कहते हैं, जो शायरी की फॉर्म में नहीं होती, आमतौर पे ऐसे एक तहरीर लिखी होती है। जिस तरह मैं उर्दू आपके सामने बोल रहा हूँ, इस बोलने को अगर मैं लिखता जाऊँ तो ये आपके सामने जो टेक्स्ट बन जाएगा ये नसर होता है। और नसर जो है ना ये अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, अरबी जबान का लफ्ज है। और इसका जो लफ्जी मतलब है वो है बिखरा हुआ। बिखरा हुआ, नसर का मतलब बिखरा हुआ है। ठीक हो गया। और जो इसका ये दूसरा हम देख रहे हैं नज़म। नज़म क्या होता है? ये नज़म का जो मतलब है, नज़म मुनज़म को कहते हैं। मुनज़म चीज को मरबूत। तो आप कह सकते हैं, अपोजिट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप सम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि नसर और जो नज़म है आपस में एक तरह के मुतजाद हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं। कैसे कि ये एक बिखरी हुई चीज है और ये एक मरबूत चीज है। उसकी वजह क्या है? बिखरा हुआ इस वजह से कहते हैं कि आपका जो नसर होता है ना उसके अंदर उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन वजन के हवाले से, अल्फाज के हवाले से इतनी ज्यादा उसमें रब्त नहीं होता जितना रब्त आपको नज़म में नजर आता है। यहाँ पे आपको वजन के हवाले से, रब्त के हवाले से, आवाज के हवाले से एक बड़ा पैटर्न जो है ना वो नजर आता है। इस वजह से ये मरबूत होता है, मुनज़्ज़म होता है। और नसर जो है इस वजह से हम कहते हैं ये बिखरा हुआ है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये था आपको याद हो जाए कि नसर अरबी जुबान का लफ्ज है। इसका जो है ना मतलब क्या है? बिखरा हुआ। अब हमने देखा था कि नसर आगे दो किस्म का नसर था। एक था हमारे पास अफसानवी और एक हमारे पास था गैर अफसानवी। तो अफसानवी जैसा कि मैं और आप आमतौर पर जानते हैं, कहते हैं कि यार कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई बातें सुनाए हमें ऐसे कि जिसमें हमें महसूस हो रहा हो कि ये कोई गप लगा रहा है, तो या ऐसी बातें कर रहा है जो हकीकत से दूर हो, तो हम कहते हैं यार अफसानी बातें ना करो। ठीक है। तो जिस तरह हम उसको कहते हैं अफसानवी बातें ना करो, हकीकत से दूर, तो आम इस्लाम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है कि हकीकत से दूर हो। लेकिन टेक्स्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें उस मीनिंग में ऐसे लगता है कि जैसे हकीकत से दूर कुछ बातें हैं। तो इसके अंदर में हमने मजीद जो टाइप्स देखी थी अफसानवी के अंदर, वो हमने देखी थी दास्तान है, ये मोटे मोटे बता रहा हूँ। उसके बाद नॉवल है, उसके बाद अफसाना है, उसके बाद ड्रामा है। ये चार ही टाइप्स हैं किसकी? अफसानवी अदब की। दास्तान, नॉवल, अफसाना और ड्रामा। इन चारों को अगर आप गौर से देखें तो ये हकीकत से ताल्लुक तो उनका होता है, लेकिन असल में कोई ऐसा 100% हकीकत बयान नहीं हो रही होती। दास्तान को हम देखेंगे भी होती क्या है, नॉवल देखेंगे, अफसाना, हाँ, ये हकीकत पर मबनी तो होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% हकीकत है। ठीक है। इसके बरक्स जो गैर अफसानवी अदब है, जिसमें हम ने देखा था और उसको हम डिटेल से बात की थी इस हवाले से भी, उसमें हमने देखा था कि सवाने उमरी है। अब होती क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। सवाने उमरी है, उसके बाद आप बीती है, उसके बाद खाका है, उसके बाद सफरनामा है, उसके बाद मकतूब निगारी है, उसके बाद तंजो मज़ा है, मजमून है। ये भी हकीकत पर मबनी है,
लेकिन इसके अंदर ऐसा जरूर टेक्स्ट आ जाता है जो कि 100% आपकी हकीकत ही होती है। तो इसके अंदर ये आप समझ लें कि ये उससे ज्यादा रेलेवेंट है, इस वजह से हम इसको गैर अफसानवी कहते हैं। और अफसानवी में थोड़ी अफसानवी बातें आ जाती हैं, कोई ऐसी बातें भी शामिल हो जाती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, जस्ट किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए या उस पर मजीद जोर देने के लिए वो इस्तेमाल होती है। तो ये थी इसकी मोटी मोटी कैटेगराइजेशन थी। अब वन बाय वन को हम जो है ना देखते जाते हैं। अब आपने इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, वही बात है। अब आप कहें कि मैं जनाब दस्तान में पीएचडी कर लूंगा कि दस्तान ये है दस्तान वो है, आपने जस्ट इसकी अलिफ बेद करनी है कि दस्तान होती क्या है, दस्तान आई कहाँ से, कौन सी मशहूर दास्तानें हैं, किसने लिखी हैं, बस हर से रिलेटेड छोटी मोटी बातें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। और जितनी मैं आपको बता दूंगा आपने उन्हीं को देखना है। फिर वही बातें आपने क्लीद उर्दू में देख ली हैं, वही मैं आपको नोट्स पे भेजूंगा, उनमें से देखिएगा, बस वही काफी है, ज्यादा अंदर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दास्तान ऐसे है कि जिस तरह इंसान शुरू से ही एक दूसरे को जो है ना बहुत सी बातें बताते थे इंसानों एक दूसरे को अपनी तो मामलात को, तो एक दूसरे को शुरू से ही ना कहानियां सुनाते थे। कहानी क्या होती है कि कोई भी वाक्य एक हुआ है उसको जो है ना उसमें काफी सारे मैच मैच लगा के उसको इस तरह का पेश करना कि जैसे कोई बहुत बड़ा वाक्य हुआ, और एंड पे उसका एक मोरल निकालिए, इसका एक नतीजा निकालिए। तो ये कहानियां थी। तो कहानियां शुरू से थी। तो कहानी और दास्तान में क्या फर्क है? जो एक कहानी है वो छोटी सी कहानी होती है और शुरू होती है और उसका कोई मोरल होता है और खत्म हो जाती है। कहानी एक ऐसी कहानी हो जाए और इतनी बड़ी कहानी हो जाए कि वो खत्म ही ना हो और बहुत ज्यादा लंबी कहानी हो, जिसको जिसको कई जिल्दों में लिखा जाए और फिर भी वो खत्म ना हुई हो। ठीक है। उसको हम कहते हैं दास्तान। ठीक है। उसको हम कहते हैं दास्तान। और ये दास्तान जो है ना ये बहुत यानी कि सबसे जो पहले का टेक्स्ट है ना, जो लिटरेचर उर्दू लिटरेचर में सबसे जो पुरानी जो चीज है ना वो दास्तान है। यानी सबसे पहले कहानी है, फिर कहानी के बाद ये दास्तान। कहानी और दास्तान आपस में रेलिवेंट है, ये छोटे लेवल पे होती है, ये बड़े लेवल पे होती है। ठीक हो गया। तो किसी जमाने में दास्तानें होती थी, कोई दास्तान गो होते थे, कहानी गो होते थे, वो एक इलाके में जाते थे, कहानियां सुनाते थे और लोगों को महजूज करते थे, इस तरह की। उस वक्त ये इंटरटेनमेंट होती थी ना। अब तो वो आपको पता है कितनी नई चीजें आ गई हैं, तो उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उस वक्त दास्तान गो जाते थे और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाई दी, और ऐसी कहानियां होती थी और उनका फौरन खत्म हो जाती थी। लेकिन दास्तान ऐसी कि जिनका कोई इंतहा भी ना हुई हो। इसी वजह से किस्से किस्सा भी है। किस्सा क्या होता है? वो किस्सा जो है ना कहानी से भी छोटा होता है। बाकी इनमें छोटे मोटे फर्क हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लें कि इससे रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी पता चल जाए। किस्सा क्या है? ये भी छोटी सी कहानी, यानी कहानी से छोटा होता है किस्सा। ठीक है। अब किस्सा में क्या ये किस्से सुनाए जाते थे सारा कुछ। तो पेशावर के अंदर एक जो है पेशावर क्योंकि बहुत पुराना सिटी है, उसके अंदर एक बाजार भी है जिसका नाम है किस्सा खानी बाजार। ठीक है। किस्सा खानी बाजार। उसमें क्या होता था पहले जमाने में, वो किस्सा को आते थे, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे, किस्से सुनाते थे। तो पेशावर के अंदर ये किस्सा खानी बाजार है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी किसी पेपर में आया हुआ है। इसके बाद जो है ना आमतौर पर दास्तान के हवाले से जो बड़े मशहूर नाम है वो आपको पता होना चाहिए, कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि खिलाफत अब्बासिया जो थी, अब्बासिया में एक उनके रूलर थे जिसका नाम था हारून रशीद। इसका हमने जिक्र किया था। हारून रशीद की रशीद की बीवी थी जिसका नाम था जुबैदा। जुबैदा जो था इसको दास्तान सुनने का बड़ा शौक था। ठीक है। और वो जो है ना इसने भी इसकी जो दास्तान गो है उसको मजीद आगे बढ़ाया। ठीक हो गया। और इस इसने जो है ना काफी अपने दरबार में रखे हुए थे लोग जो दास्तानें सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। ठीक हो गया। अब दास्तानें कुछ जो मशहूर है वो आपको पता होने चाहिए। ये है जनाब अलिफ लैला। अलिफ लैला एक बहुत बड़ी दास्तान है, ये आपने इस पे मूवीज भी बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। ठीक है। तो इसमें बड़ा डिटेल से मुख्तलिफ चीज़ों को कहानियां इस तरह की कवर की गई हैं। इसके बाद जनाब और भी छोटी मोटी जो है ना दास्तानें हैं वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। इसके अलावा बागो बहार एक बड़ी दास्तान का नाम है, बागो बहार। और ये जनाब मीर अमन दहलवी जो है ना उसकी लिखी हुई है। मीर अमन दहलवी की लिखी हुई है, ये भी एक बड़ी दास्तान है। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी है। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब आरइश महफिल है। ठीक है। ये कुछ नाम है दास्तानों के आपको पता होने चाहिए। आरइश महफिल है। और ये जनाब हैदर बगिश बख्श हैदरी, हैदर बख्श हैदरी
ये इसने लिखी है। ठीक है। उसके बाद जनाब फसाना है अजायब, ये एक बड़ी दास्तान है। और ये जनाब लिखी है रजब अली बेग ने। अब ये बहुत सारे मैंने आपको नाम बता दिए, इनमें से जितने आपको याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट दो चार होने चाहिए आपको पता, कि पता होना चाहिए कि अल्फ लैला किसने, ये अल्फ लैला, ये अल्फ लैला का तो यहाँ पे, ये इसके, मैं इसको भी देखता हूँ कि ये किसने लिखी है, ये पता होना चाहिए अल्फ लैला किसने लिखी है। उसके बाद बाव बहार हो गया, आरैश महफिल हो गया, ये तीन चार नाम को पता चल गया कि ये बड़ी बड़ी दुनिया में बड़ी मशहूर जो है ना दास्तानें हैं। और ये किसी एक वाक्य को बहुत ज्यादा फैला के लिखा गया है, तो ये होती है दास्तान। ठीक है। अब दास्तान के वाले से आपको पता चल गया कि कहानी की एक एक्सटेंडेड शक्ल है, पुराने वक्तों से आ रही है। लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, किस्सा खाजा खानी बाजार है, बड़ी बड़ी जो दास्तानें हैं वो अलिफ लैला है, बाग व बहार है, आरैश महफिल है, किसने लिखी है ये आपको पता चल गया। तो अब जरा मुझे बता दें, आपको सबको दास्तान क्लियर हो गया है? तो इसी तरह इसकी मोटी मोटी बातें करनी है, लंबी चौड़ी अंदर नहीं जाना। कलीदी उर्दू किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें वहां मिल जाएंगी। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया ये? जितनी बातें आपको बता रहा हूँ इतनी करनी है, ज्यादा ऐसे नहीं करनी। ठीक हो गया जी, सबको क्लियर हो गया ना? हाँ जी, वेदर इधर भी काफी ज्यादा खराब है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। बस अब क्या करें, अब मजबूरी है, अब करना पड़ेगा मैनेज। अच्छा जी, उसके बाद जनाब छुट्टी तो हम नहीं कर सकते ना, अब कहें कि हम छुट्टी कर लें वेदर की वजह से, तो ऐसे नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ जी, इशू है। तो चले, जिसका सवेयर इशू है ना इसका, किसका लेक्चर का, वो भी लेक्चर अटेंड करें। और बाद में मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, ठीक है? अभी आप सारे लेक्चर लेकिन अटेंड करें, जितना आपको समझ आ रही है वो सुने। ठीक है ना, जिसका इशू है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, ओके हो गया ना? मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल चीजें हैं नहीं, जस्ट जो आपको इतनी समझाने वाली, रटने की बातें हैं, कुछ समझने की बातें हैं, वो दोनों चीजें हम कर रहे हैं। ओके हो गया? शुड आई मूव? बता दें मुझे, मैं आगे चलूँ? ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। तो दास्तान आप सबको समझ में आ गई, दास्तान क्या है? उसके बाद क्या है जी, आगे हम चलते हैं। ये हम सारे जो है ना, जो अफसानवी अदब है उसकी कैटेगराइजेशन दे। उसके बाद आ जाता है नावल। और ये बात याद रखिएगा कि जो आपका जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे ये आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी वैसे ही है जैसे पहले आपको बताया हुआ है। ठीक हो गया? और ये जो अफसानवी अदब होता है ना, इसको फिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अफसानवी को फिक्शन कहते हैं, और जो गैर अफसानवी होते हैं उसको नॉन फिक्शन कहते हैं। ठीक है, फिक्शन आप वैसे ही पता है आपको, कहानियों टाइप। अच्छा, उसके बाद जो दास्तान होता है इसको अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं, स्टोरी। उसके बाद जनाब दास्तान के बाद नेक्स्ट हमारे पास है नावल। नावल उर्दू में भी नावल होता है, उसको अंग्रेजी में भी नावल कहते हैं। ठीक है जी। नावल क्या है जनाब, ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, ठीक है। और ये एक अतालवी जबान का लफ्ज है, अतालवी। उसके लफ्ज जो है ना, उसका अंग्रेजी उसका वर्ड है नोवेला। नोवेला उससे निकला है। और नोवेला के मैंने क्या होता है, नया या अनोखा। ठीक है। नॉवल एक अंग्रेजी जबान का वर्ड है, याद रखिएगा, अंग्रेजी जबान का वर्ड है। और ये अंग्रेजी का वर्ड आया किधर से, अतालवी जबान है, अतालवी। उसका एक वर्ड है नोवेला। नोवेला, नोवेला का मतलब होता है नया या अनोखा, ठीक है, या अछूता। ठीक हो गया? अब नॉवल से मतलब क्या है, नॉवल भी एक तरह का किस्सा ही होता है, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि ये हकीकत पर मबनी होता है, हकीकत पर मबनी होता है। और इसके अंदर जनाब उसके अंदर जो बहुत ज्यादा फर्जी और ख्याली बातें नहीं की जाती। ठीक है। जो दास्तान है वहां पे आपको फर्जी बातें भी मिलेंगी, ख्याली भी मिलेंगी, ये सारी कहानी कैसे मिलेंगे, कैसे ही है ना। वो जिस तरह हम सुनते हैं कि वो जनाब परी आई और परी उड़ रही थी, और परी जनाब ऐसा था वैसा था या नहीं था, लेकिन गप है बस, फर्जी। लेकिन नावल में ऐसा नहीं है, नावल में ख्याली बातें नहीं होगी, हकीकत पर बेस्ड होगी। ठीक है। ये दास्तान के बरक्स नावल की जो बुनियाद है वो हकीकत और फितरत पर होती है।
ठीक है। और फर्जी, ख्याली, माकूफुल फितरत बातों से इज्तनाब किया जाता है। ठीक हो गया। नावल का जो मौजू होता है वो इंसान होता है, और इंसानों के मुख्तलिफ किस्म के मामलात उस पर आ जाते हैं। तो नावल की आगे फिर बहुत सारी टाइप्स हैं। इस्लाही नावल है, सुन लें, अब लिखने की जरूरत नहीं है। इस्लाही नावल है, समाजी नावल है, सियासी नावल है, तारीखी नावल है, महमाती नावल है, मुहिमाती नावल है, जासूसी नावल है, नजरियाती नावल है। इस्लाही जो इस्लाह करने के लिए होता है, समाजी जो समाज के मुख्तलिफ किस्म के मामलात पर होता है, सियासी जो सियासत को डिस्कस करता है, तारीखी जो तारीख के हवाले से होता है, मुहिमाती जो किसी जंग से रिलेटेड होता है, जासूसी जो किसी जासूसी स्पाई मिशन से रिलेटेड होता है, नजरियाती जो किसी नजरिए से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब इस जो नावल होता है इसके अंदर एक प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना एक पूरा, एक तरह का खाका, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, और एक पूरा एक सीन क्रिएट किया जाता है कि जनाब ये दो शख्स हैं, वो यहाँ रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं, आपस में ये रिश्ता है, इनका ये अबू है, इनके ऐसे फैमिली हालात है, तो पूरा उनके सामने उसकी एक प्लॉट होता है पूरी उस कहानी का। ठीक हो गया। उस प्लॉट के अंदर कोई हीरो होता है, कोई उसमें विलन होता है, उसमें कोई हीरोइन हो सकती है। ठीक है। किसी भी किस्म का उनके आपस में इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका होता है आमतौर पे नावल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। तो नावल जो है ना, सबसे पहले पहले जो नावल है, वो उसका नाम जो उर्दू के अंदर जो नावल है उसका नाम है मिरातुल अरूस। ठीक है। और ये डिप्टी नजीर अहमद जो थे ना, डिप्टी नजीर अहमद, ये उन्होंने लिखा है। मुराद रोज डिप्टी नजीर अहमद लिखा है, और इसी वजह से इनको डिप्टी नजीर अहमद को पहले नावल निगार भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसके बाद यार इन्होंने और भी कुछ बड़े मशहूर नावल लिखे हैं। एक इनका नावल बड़ा मशहूर है जो है तौबतुन नसूह, तौबतुन नसूह। और एक इनका और नावल है जो है इब्नुल वक्त। ठीक है। मिरातुल उरूस इनका पहला नावल है, उसके बाद तौबतुन नसूह लिखा है, इब्नुल वक्त लिखा है। ये तीनों नावल बड़े मशहूर हैं, और किसके हैं? डिप्टी नजीर अहमद के हैं। डिप्टी नजीर अहमद क्या है? ये पहले नावल निगार है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि कोई समझने वाली बात नहीं है, बस रटने वाली बात है। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी कुछ मशहूर नावल हैं। ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा एक और नावल है, उसका नाम है अमराओ जान अदा। अमराओ जान अदा, ये नावल का नाम है। ठीक है। और इसके जो लिखने वाले नावल निगार हैं उनका नाम है मिर्जा हादी रुस्वा। मिर्जा हादी रुस्वा, ये बड़ा मशहूर नावल है। उसके बाद एक और नावल है जो है फिरदौस बरी। ठीक है। जो किसने लिखा है? अब्दुल हलीम हलीम शरर ने। अब्दुल हलीम शरर ने। अब आप कहेंगे सर हम कैसे याद करें? तो इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो याद आपको खुद ब खुद हो जाएंगे। बाकी ना आपने ये नावल पढ़े हैं ना मैंने पढ़े हैं, ना आपको पढ़ने की जरूरत है, बस आप अभी तो नहीं इसको देखें। उसके बाद जनाब प्रेमचंद ने भी कुछ नावल लिखे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर नावल है इसका नसीम हिजाजी के, बड़े तारीख इस्लाम के हवाले से बड़े मशहूर नावल है, अक्सर पेपर में पूछे होते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, ये एक नावल का नाम है जो कि नसीम हिजाजी ने लिखा है। और अगर आप लिटरेचर पढ़िए तो आपको पता होगा नसीम हिजाजी ने ना तारीख जो है उसके बारे में बड़ा लिखा है, और तारीख में खूब मिर्च मिसाल लगाए हैं और बयान किए। ठीक है। यानी कि तारीख के अंदर उन्होंने वाकयात ऐसे डाल दिए ताकि लोग पढ़ें, उसमें झूठे मूठे वाकयात भी शामिल कर लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम है, खाक और खून है, खाक और खून है, ये भी मोहम्मद बिन कासिम का नावल है। ठीक है। उसके बाद जनाब शौकत सदीकी का एक नावल है, उसका नाम है खुदा की बस्ती। ठीक है, ये शौकत सदीकी का है। उसके बाद जनाब एक और नावल है आग का दरिया। ठीक है। और ये जनाब है कुरतुल एन हैदर का, ये खातून है, कुरतुल एन हैदर का है ये आग का दरिया। उसके बाद जनाब आंगन एक नावल है, आंगन। ठीक है। जो खतीजा, इसका खदीजा मस्तूर का है, आंगन। उसके बाद जनाब एक और नावल है उदास नस्लें, ये अब्दुल्ला हुसैन का है। अभी अगर नहीं भी नोट कर पा रहे हैं कोई मसला नहीं, ये सारी उस किताब को खोलिएगा, पीडीएफ में पड़ी हुई है, उसके अंदर ये सारे लिखे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें हैं। इसके अलावा दस्तक ना दो, बड़े मशहूर नावल है ये, अल्ताफ फातिमा का है ये। ठीक है। इसके बाद जनाब राजा गिद्ध है, ये बानो कुदसिया का है। और बानो कुदसिया जो है ना, इसके हस्बैंड का नाम था अशफाक अहमद।
उनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है जाविया। ठीक है, दोनों आपस में क्लास फेलो भी थे, फिर बाद में हस्बैंड और वाइफ। बानो कुसिया की तो आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, अशफाक अहमद की भी देखी होंगी। इसके बाद और है जनाब अलीपुर का अली, अलीपुर का अली, ये मुमताज मुफ्ती का है। ठीक है, मुमताज मुफ्ती की फिर एक और किताब है, उसका नाम है तलाश, बड़ी मशहूर किताब है तलाश। ठीक है, इसके अलावा जनाब अ, अ, उसके अलावा तारड़ का, ठीक है। और इसकी एक और भी मुमताज मुफ्ती की एक है, उंदलस में अजनबी। नहीं वो तो खैर गालिबा इसकी नहीं है, वो तो तारड़ की है, तो अब बाद में आएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने मोटे मोटे नाम लिए, ये मशहूर जो है ना नावल हैं उर्दू के, और ये सारे के सारे आपको विद नेम एंड ये नॉवल निगार नेम, ये दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, इनको जैसे भी करके रट लें, ये तमाम पीपीएससी के पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तलाश नावल, तलाश नावल नहीं है, नहीं किताब है, ये नावल नहीं है तलाश। ये वैसे मैंने आपको बता दी, मुमताज मुफ्ती की एक किताब है ये इसमें वो पीर को और वली को ढूंढने का तरीका बताते हैं कि वली कौन होता है, कैसे होता है। पीर कामिल, हाँ जी पीर कामिल भी है बिल्कुल, ये उमर अहमद का है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जन्नत के पत्ते और बहुत सारे हैं। लेकिन ये आपने जो मैंने आपको बताया ना, ये आपने रटने हैं। उसकी वजह कि पीपीएससी वालों को ये बड़े पसंद है, और ये पीपीएससी के अगर किसी ने पास पेपर देखे हुए हैं ना, तो उसने सारे ये देखे होंगे, किसी ने किसी पेपर में ही आए हुए हैं। ठीक हो गया, जिसने पीपीएससी के पास पेपर देखे हुए हैं ना, तो उनको ये पता होगा, वो सारे आए हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये नावल यही चीज होती है। सबको नावल क्लियर हो गया है? नावल में आपको यही पता होना चाहिए, नावल किस जबान का वर्ड है, मतलब क्या है, कौन से नावल निगार मशहूर इंपॉर्टेंट है, कौन से नावल है, बस खत्म। बाकी को ना आप नावल उनको सुनाने हैं, ना आपको आने चाहिए। सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं फिर हम बताते जाए। आज हमने काफी सारा काम खींचना है आज, कल स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, आज इंशाल्लाह हम खींचेंगे काम को। सबको क्लियर हो गया? ओके हो गया, बता दें। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। उसके बाद क्या है जी आगे? नेक्स्ट जो हमारा हम जो फिक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये अफसानवी अदब पढ़े, अगला जिसमें है हमारे पास वो है अफसाना। अब अफसाना क्या होता है? अफसाना भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अफसाना आमतौर पे ये भी जो नावल होता है ना, ये एक बड़ी कहानी होती है। काफी सारे इसमें पेजेस होते हैं, आप उसको काम उसमें करते हैं, और बड़ी एक करेक्टर होते हैं, प्लॉट होता है, बड़ा कुछ होता है। अब लोगों के पास इतना वक्त तो नहीं है कि नावल जो है ना वो 300 400 पेजेस के नावल पढ़ते रहे। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया, लिखारी इन्होंने ना लिखारी ने अफसाने लिखने शुरू किए। अब अफसाना क्या होता है? अफसाना भी एक तरह की कहानी ही होती है, लेकिन ये छोटी होती है। आप एक वक्त में बैठ के ना आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ये समझ लें 4 5 पेजेस 10 पेजेस तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और ये किसी खास एक मुआशरे के या समाजी या कोई सियासी किसी खास पर्सपेक्टिव होता है ना, उसको एड्रेस किया होता है। ठीक हो गया, तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि अफसाना एक ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक्य, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। उर्दू जुबान में अफसाना अंग्रेजी अदब के असर से आया है। ठीक हो गया, और वही बात कि ऐसी सनफ अदब की ज़रूरत महसूस हुई जो कम से कम वक्त में पढ़ने वाले को मसरत और तस्कीन के लम्हात मैसर कर सके। चुनाचे अफसाना लिखा जाने लगा जिसके असरात हिंदुस्तान में दर आए। ठीक हो गया। अब अफसाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इख्तसार जो है ना, ये इसकी खूबी है। इख्तसार यानी कि कम वर्ड इस्तेमाल करना, ब्रेविटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इख्तसार अफसाने की सबसे बड़ी खसूसियत है, यानी अफसाने में बयान होने वाली कहानी इतनी मुख्तसर होनी चाहिए कि उसे एक ही नशिस्त में बखूबी पढ़ा जा सके। इसलिए वादत तासुर उसका बुनियादी उनसर है, और इसमें मरकजी ख्याल को बड़ी अहमियत होती है। एक ही आमतौर पर टॉपिक होता है, उसी पे बात की जाती है। ठीक हो गया, और कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, और अल्फाज से ज़्यादा जज्बात से अपने अफसाने को नुमाया किया जाता है। ठीक है, इसमें जज्बात ज़्यादा होते हैं और अल्फाज कम होते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये मैं उसी के वर्ड्स ही पढ़ रहा हूँ कि इसके आपके इसके किताब के। तो अब अफसाने में क्या है, जो अफसाना निगार है मशहूर मशहूर उनका हम देख लेते हैं जी। ठीक है, बड़ा एक मशहूर अफसाना निगार है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसका जो असल नाम है उसका नाम है धन पतराय। धन पतराय इसका असल नाम है, ये भी किसी पेपर में पूछा हुआ है।
मुंशी प्रेमचंद है, इसका असल नाम था पत्र है। ये भी एक बड़ा जो है ना मशहूर जो है ना वो अफसाना निगार है। इसके अलावा बड़े लोगों ने अफसाने लिखे हैं उसमें। गुलाम अब्बास ने लिखा है, इंतजार हुसैन ने लिखा है, अशफाक अहमद ने भी लिखे हैं, बानो कुदसी ने भी लिखे हैं, सादत हुसैन मंटो ने बड़े लिखे हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो है ना काफी सारे अफसाने हैं। अब सादत हुसैन मंटो के कुछ बड़े मशहूर अफसाने हैं, ठीक है ना, मंटो साहब के बड़े मशहूर रवाने हैं, जिसके अगर मैं आपको बताऊं तो इनका एक मशहूर अफसाना है, वो है टोबा टेक सिंह। ठीक है। टोबा टेक सिंह है। इसके अलावा इनका एक और है गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते। ठीक है। और इनका जनाब एक अफसाना है जिसका है खोल दो। इस तरह के काफी सारे इसमें ना इनके जो है ना वो अफसाने हैं। मंटो साहब के टोबा टेक सिंह, गंजे फरिश्ते, खोल दो, ये तीन आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो अफसाना निगार है वो आपको बता दिए, कुर्रतुल ऐन है। और इनके अलावा छोटे मोटे और भी इनके जो मशहूर अफसाने हैं। ठीक है। जब मैं आपको शेयर करूंगा ना पास पेपर इसके पीपीएससी के, तो उसमें आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कि ये अफसाना किसका है, ये अफसाना। तो चार पांच अफसाने हैं, उनके आथर्स हैं। ठीक है। वो आपको वहां मिल जाएंगे, वो आप इसके साथ फिट कर लीजिएगा बस। अफसाने से रिलेटेड जो है ना यही आपको पता होना चाहिए बस। ठीक हो गया। और ये अफसाना जो है ना आमतौर पर ये पहले नहीं आया। ये 1935 में बरसगीर के अंदर एक तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक क्या थी कि ये उस वक्त जो है ना कम्युनिस्ट जो नजरियात रखने वाले लोग थे, उनकी एक तहरीक थी। उसके बाद ये जो अफसाना है ना उसको बड़ा अरूज मिला, उसको बड़ा काम किया गया। ठीक हो गया। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। बाकी जो तीन चार मशहूर और अफसाने हैं ना, मैं आपको वो भी मुझे कहीं मिलते हैं तो उसका नाम आपको शेयर कर दूंगा, वैसे नोट्स में मौजूद है। ठीक हो गया जी। अफसाना सबको क्लियर हो गया है? बता दें फिर हम आगे चलते हैं। तहरीक वाली बताया। 1935 में ना एक तरक्की पसंद तहरीक हुई। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ इसका, उसके अंदर, भारत के अंदर। ये कम्युनिस्ट जो आइडियाज थे ना, मैंने किसी लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात की थी कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की। तो जो कम्युनिस्ट नजरियात रखने वाले लोग थे वो इसमें शामिल थे। बस यही है। उस दौर में जो है ना वो अफसाना बड़ा ज्यादा रखा गया है। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया? लास्ट नेम मैं क्या मतलब लास्ट नेम मुझे समझ नहीं आया। मंटो साहब के आखिरी अफसाने का पूछ रही हैं आप? हाँ जी, ये है खोल दो, खोल दो, ये इसका मशहूर इनका अफसाना है। सादत हुसैन मंटो साहब के बड़े बेहतरीन जो है ना वो अफसाने हैं, जिनमें जिंदगी के जो समाजी बहुत से मामला ऐसे हैं जो जिन पे आमतौर पर नहीं लिखते लोग, उन्होंने इस पे लिखा है और बड़ा खूबसूरत लिखा है। और मुआशरे के कई जो डार्क साइड्स हैं उनको उजागर किया है और बताया है कि कहाँ कहाँ पे क्या इश्यूज हैं। आप में से किसी ने में भी पढ़े भी हो मंटो साहब के? ठीक हो गया जी। इनको कहते थे कि ये जो है ना वो फाश निगार है, इस पे इनके चार्जेस भी लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो एक आइडिया पेश करते थे और कहते थे कि इनका एक अलग मौकफ था। खैर, आज भी इनकी अगर आप इनकी एक मशहूर अफसाना है आंखें, इस तरह के बड़े खूबसूरत हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप गूगल करें ना कि इसके मशहूर अफसाने, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे सारे। बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन आप क्यों करेंगे इतना ज्यादा? तो जब फारिग वक्त हो तो फिर कीजिएगा, अभी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लें, फिर बाद में ये कर लीजिएगा बेशक। उसके बाद ये नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वो हमारा क्या है जी, ड्रामा। ड्रामा, ठीक है। अब ड्रामा क्या होता है जी? ड्रामा जो है ना ये लफ्ज ड्रामा ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक मतलब यूनानी, यूनानी वर्ड है। और ये वर्ड निकला है ड्रॉ से, वर्ड है ड्रॉ से। ड्रॉ, ड्रॉ का क्या मतलब है? उर्दू वाला ड्रॉ नहीं है। ड्रॉ का मतलब ये है कि कोई भी काम अमल करके दिखाना। यानी आप कोई भी जो एस्पेक्ट है ना लाइफ का, आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देते हैं, वो ड्रामा है। जिस तरह मैं और आप आज ड्रामे देखते हैं कि हम जिस तरह जिस तरह आप कहानी पढ़ी है ना, कहानी नहीं पढ़ रहे। वहां पे एक शख्स होता है, ये कोई लड़की है, ये लड़का है, ये बच्चा है। वो एक पर्टिकुलर जो एक सेटिंग है उसमें रह के वो सारे काम करके दिखाते हैं। ठीक है। इसको फिर ड्रामा कहते हैं। अमल, इसका ताल्लुक जो है ना वो अमल के साथ है।
तो इसमें एक मुकम्मल कहानी होती है जो किरदारों की हरकत और सकनात और मुकालमों के जरिए स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। इसलिए ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसमें फिर बड़ा इसमें जो हकीकत करीब तरीन होती है। ठीक है। और इसकी जो इब्तदा है वो ग्रीक ज़माने में हुई है। ग्रीक ज़माने के मशहूर लोग आप अच्छे जानते हैं, जो हमारी ग्रीक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम अरस्तु था, अफलातून था, सुकरात था। ये उस वक्त इसकी जो ट्रेसेस हैं ड्रामे की वहाँ मिलती है। ठीक हो गया। और ड्रामा जो है, ड्रामे किया होता है, ड्रामा रिकॉर्डेड होता है। आप रिकॉर्ड करते हैं और सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है। उसी ड्रामे को जब आप रिकॉर्ड करके नहीं कर रहे होते, आप वैसे लाइव दिखा रहे होते हैं, तो वो हम उसको बड़ी स्क्रीन पे या बड़े उस स्टेज पे, उसको हम फिर थिएटर में ले जाते हैं, थिएटर। ठीक है। थिएटर में भी ये सारा कुछ हो रहा होता है। अब देख लें, खैर अब तो ये थिएटर वाला कल्चर खत्म हो गया, और है भी सही, तो उसमें गपशप ही होती है, ये मजा होता है, और जो असल जो सही मानों में ड्रामे का जो कल्चर था वो अब थिएटर में हमें नजर नहीं आता। हमें रिकॉर्डेड ड्रामे ही नजर आते हैं। तो ड्रामे के अंदर वही पूरी एक कहानी होती है, कहानी में प्लॉट होता है, क्लाइमैक्स होता है, बिगिनिंग होती है, इंटरवल होता है, ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं कहानी के वो सारे अंदर होते हैं। फर्क ये होता है कि इसमें आप अमल करके दिखाते हैं। ठीक है। फिर आगे ड्रामे की मजीद आगे टाइप्स हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ। ड्रामे के अंदर मजीद एक अलमिया है, यानी ट्रेजेडी उसे कहते हैं। उसके अलावा कॉमेडी है, उसके अलावा ओपरा है, उसके बाद मिक्स ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है, रेडियो ड्रामा है, टेली ड्रामा है। ये ड्रामे के डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन देयर थीम्स, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन आपको इसकी रखने की जरूरत नहीं है। उर्दू ड्रामे का जो आपको ये पता होना चाहिए, उर्दू ड्रामे की जो इब्तदा है वो जनाब हुई है लखनऊ, लखनऊ से हुई है। ठीक है। और सबसे जो पहला ड्रामा है वो जो लिखा गया है, जो परफॉर्म किया गया है, उसका नाम है अंदर सभा। अंदर ने इंदर सभा, इंदर सभा। इंदर सभा ड्रामा है जो कि जो है ना अमानत लखनवी ने ना तहरीर किया था, और फिर ये परफॉर्म हुआ। अमानत लखनवी जी, अमानत लखनवी ने इंदर सभा के नाम से जो है ना बड़ा ड्रामा पहला लिखा, और उस पर परफॉर्म हुआ। और ये पहला ड्रामा तारीख का जो उर्दू के हवाले से ना वो जाना पहचाना जाता है। इसके अलावा आगा हाशर काश्मीर ने भी ड्रामे लिखे हैं, और भी बहुत से लोग हैं उन्होंने ड्रामे लिखे हैं। ठीक है। और मशहूर कुछ ड्रामों के नाम भी हैं, वो जो आपको पता होने चाहिए, सबसे अहम है वो हैं। एक ड्रामा है वो है अनारकली, जो कि इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। उसके बाद एक और ड्रामा है जिसका नाम है बाप का गुनाह, और ये हकीम अहमद शुजा ने लिखा है। हकीम अहमद शुजा। बाप का गुनाह, अनारकली जो है ना किसका है, इम्तियाज अली ताज का है। उसके बाद जनाब मिर्जा अदीब ने बड़े ड्रामे लिखे हैं। ठीक है। और उसका मिर्जा अदीब का एक बड़ा ड्रामा है पसे पर्दा। पसे पर्दा, ये मिर्जा अदीब का है, ये भी बड़ा मशहूर है। और भी जनाब इंतजार हुसैन, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, कमाल अहमद रिजवी, अमजद इस्लाम अमजद, हसीना मोइन, यूनिस जावेद, असगर नदीम सैयद, इन सब ने भी ड्रामे लिखे हैं। हाँ जी। अब जरा मुझे बताइए, आपको सबको ड्रामा क्लियर हो गया? तो ड्रामा जैसे ही क्लियर हुआ, तो हमारा जो फिक्शन वाला पार्ट था वो क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया ड्रामा क्या है? ये जितनी बातें बता रहा हूँ इनको सारी को लिखनी है और ये याद रखनी है, ये सारे पीपीएससी के सवाल हैं। सबको क्लियर हो गया ना? ठीक हो गया। तो हमने अब तक क्या किया, नसर का जो एक पार्ट था जो फिक्शन से रिलेटेड था, वो हमने आज देख लिया। अब जो उसका नॉन फिक्शन पार्ट है, गैर अफसानवी है, अब हम उसको कवर करते हैं। खैर हम देख चुके हैं अफसाने, हमने अफसानवी के अंदर हमने देखा ये दास्तान देखी, दास्तान के बाद हमने नॉवल देखा, ड्रामा देखा, ठीक है, अफसाना देखा। ये चार चीज देखी। अब जो है ना गैर अफसानवी अदब आ गया। गैर अफसानी जैसा आपको पहले बताया था कि नॉन फिक्शन। अब इसमें जो है ना हकीकत के साथ ज्यादा इसका ताल्लुक होगा। इसमें जो गप्पें होंगी या जो मजाक शजाक होगा वो कम होगा, हकीकत से रिलेटेड बात होंगी। इसमें जो पहली इसका जो पहला जो इसकी टाइप है ना, वो है सवाने उमरी। सवाने उमरी जिसको अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है जी? बायोग्राफी ये होती है कि आप किसी, या सॉरी मेरी क्या होती है, आप किसी दूसरा जो शख्स है ना
उसकी जिंदगी के बारे में लिखें कि वो कहाँ पे पैदा हुआ, फिर उसकी जवानी के बारे में, फिर उसके बुढ़ापे के बारे में, उसकी पूरी जिंदगी को आप कवर करें। इसको कहते हैं सवाने उमरी। यानी आप किसी और शख्स की, जो कि आपके बड़ा करीब रहा, आप उसके बारे में बड़ा कुछ जानते हैं, उसकी बचपन के बारे में, जवानी, उसकी अचीवमेंट्स, जो कुछ है डिटेल से आप उसको लिखें। इसको कहते हैं सवाने मेमोरी, बायोग्राफी। ठीक है। अक्सर बड़े लोगों की जो है ना बायोग्राफी लिखी जाती है। तो जो सवाने है, ये लफ्ज सानहा की जमा है, सानहा की। और सानहा के मानी क्या होते हैं? रूदात, हाल, अहवाल या कैफियत। तो सवाने उमरी के मानी हुए किसी शख्स की जिंदगी के हाल या उसकी सरगुजश्त लिखना। तो किसी शख्स की जिंदगी के हाल या उसकी सरगुजश्त निकलने को क्या कहते हैं? आपको सवाने उमरी कहते हैं। तो बड़े बड़े लोगों की लोगों ने जो है सवाने सवाने उम्र लिखी है, उनकी तालीमात पे बड़ा बात की है। ठीक है। तो उसकी अगर मशहूर अगर आपको कहूँ, तो सबसे पहले पहले जो जिन्होंने सवाने लिखी, जिन्होंने काम शुरू किया ना, वो है जनाब अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ना, ये इनको सवाने निगार बहुत बड़े थे, और इनको सवाने उमरी लिखने का बड़ा शौक था। तो ये पहले सवाने निगार हैं, अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली ने जो ना कुछ बड़ी मशहूर किस्म की जो है ना सवाने लिखी हैं। एक है हयात सादी। ठीक है। ये हयात सादी जो है ना, उन्होंने ये जो एक बुजुर्ग गुजरे हैं इमाम सादी, उनके बारे में लिखा। ठीक है। इसके लिए उनकी ये उर्दू की पहली जो है ना आसवान है। हयात, याद रखिएगा, हयात सादी। तो ये मौलाना अल्ताफ साहब लिखी है। इसके बाद अल्ताफ साहब ने जनाब एक और आसवान लिखी है, जो है यादगार गालिब, जो उन्होंने मिर्जा गालिब के बारे में लिखी है, उनकी जिंदगी के बारे में लिखी है। इसके बाद इन्होंने एक और लिखी है, हयात जावेद। ठीक है। हयात जावेद ये उन्होंने जनाब सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखी है। हयात जावेद ये इनकी बड़ी मशहूर जो है ना वो सवाने उमरी है। इसके अलावा जो है ना ये तीन इसकी आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्ताफ हसन अली ने हयात सादी लिखी, यादगार गालिब लिखी, और क्या है, हयात जावेद। किसके बारे में लिखी पता होनी चाहिए? हयात जावेद सर सैयद के बारे में, यादगार गालिब गालिब के बारे में, हयात सादी जो है ना किसके बारे में है? ये जो सादी बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में थी। और मिर्जा गालिब का आपको पूरा नाम भी आना चाहिए। मिर्जा गालिब का पूरा नाम था मिर्जा नौशाद नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क उस्ताद असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये भी अक्सर किसी पेपर में पूछा हुआ था, मिर्जा नौशाद नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान गालिब, ये इसका असल नाम है, और ये पीछे इसके पूछल है। मिर्जा नौशाद नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान गालिब। इस तरह सचिन तेंदुलकर को कहते थे लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर कहते थे ना। ये क्रिकेट वालों को तो नाम आता होगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब और जो शान अमरी है वो उस पर चलते हैं। मौलाना शिबली नुमानी जो है ना, मौलाना शिबली नुमानी, आप कहेंगे कि सर ने आज जो है ना पांचवा गेयर लगाए हुए हैं। पांचवा गेयर इस वजह से लगाए हुए हैं कि ये सारी चीजें रटे वाली हैं और आसान है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें कोई कंसेप्चुअल बातें हैं कोई नहीं जो मैं इतना ज्यादा बताऊं, और बाकी मैंने कवर करना है। ठीक है। इस वजह से माइंड नहीं करना कि सारा बहुत ज्यादा स्पीड में है। तो शिबली नुमानी ने क्या लिखी है? जिनकी बड़ी मशहूर जो नस्वाने हैं वो हैं अल मामून है। उसके बाद उन्होंने जनाब अल फारूक लिखी है। अल फारूक उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक की जिंदगी के बारे में लिखी है। ठीक है। अल गजाली लिखी है। अल गजाली इमाम गजाली के बारे में लिखी है। अल फारूक इमाम हजरत अबू बकर सदीक अल मामून ये पता नहीं किसके बारे में लिखी है। ये किसने लिखी है सारी? ये शिबली नुमान ने लिखी है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बस यही है। तो ये जो है ना मशहूर मशहूर जो सवान उमरियाँ थी, ये मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे बताएं, सबको सवान उमरी क्लियर हो गया कि सवान उमरी होती क्या है, मशहूर सवानें कौन कौन सी हैं? बाकी घबरा तो नहीं गया कि सारा जो है ना वो उड़ रहे हैं और जैसे जहाज चला रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना? हाँ जी बताएं। इसके अंदर ना असल में कोई वो नहीं है ना, कोई अगर कौन के कोई सीक्वेंस या इस तरह की कोई चीज है। इमाम गजाली के बारे में। इमाम गजाली एक फिलासफर है ना, मुस्लिम फिलासफर है।
अच्छी बात है। इसके अंदर ना कोई सीक्वेंस वाली बात, ये जो होती है ना, जो मैं आपको कनेक्टिविटी जो बिल्ड करने वाली, ये किताबों के नाम है, ऑथर्स के नाम है, रटने हैं बस, और क्या है। ना आपने पढ़नी है, ये जिसने पढ़नी है तो उसको तो चलो पता होता है, हमने तो उसको बस अपने से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना। हाँ जी, क्लियर हो रही बात। बच्चों यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक दफा मैंने पेपर दिया पीपीएससी का, उर्दू के थे 10। मेरे एक दोस्त हैं, वो उर्दू के हैं, वो माशाल्लाह से एम फिल उर्दू हैं। उनसे मैंने पूछे सवाल, हमने मैच किए, तो उनके थे 7 ठीक, और नाचीज के थे 9 ठीक। वो हैरान हो गए, वो कहते यार आपके 9 कैसे ठीक हो गए, आपको कैसे पता कि ये अल्ताफ हसन हाली की जनाब ये सवाने है, आपने ये किधर पढ़ी है। मैंने कहा मुझे पता है अल्ताफ हसन हाली की ये 3 ये भी हैं। वो कहते अच्छा। तो उनके फिर वो आंखें खुली रह गई। तो ये क्या चीज होती है, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्लियर हुई बात सबको कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, यही स्मार्ट वर्क आपको करा रहा हूँ। इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से कर लें और मजे करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो सर जी। नॉन फिक्शन। जी जी। सर ये कर लीजिए, ऐसे रिपीट तो कर दें जाते थे एक के बाद सर, कनेक्शन चला गया था। ये अब एंड पे मुझे बताइएगा, अभी नहीं, अभी हमारा फिर लेक्चर टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सोने उबरी के बाद हमारा जो है ना वो है जनाब आप बीती। आप बीती को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो बायोग्राफी। ऑटो बायोग्राफी, तो बायोग्राफी क्या है? अ, कोई भी शख्स किसी और के बारे में लिखे। ऑटो मतलब ये होता है कि खुद। तो आप बीती वही बात है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद जनाब एक बड़ी कहानी लिख लें, कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा ये गुजरा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। इसको कहते हैं आप बीती। छोटी क्लासेस में आपने आप बीतियां पढ़ी होंगी। एक दरख्त की आप बीती, और एक जनाब कलम की आप बीती, मैं एक चिड़िया हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ, यहाँ यूं, ये सारे पढ़ चुके हैं आप बीतियां। ठीक है। ऑटो, इसको ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है ना, ये भी एक लिटरेचर है। ये आमतौर पे जो है ना हकीकत के बिल्कुल ज्यादा करीब होती है, गप्पे इसमें कम होती हैं। ठीक है। इसको आप बीती भी कहते हैं, इसको खुद नोश्त भी कहते हैं। खुद नोश्त भी कहते हैं। ठीक है। फर्क क्या है, स्वान उमरी में किसी दूसरी शख्सियत या फर्द की जिंदगी के बारे में अपनी बसात के मुताबिक बनज़र गैर लिखा जाता है, जबकि आप बीती लिखने वाला मन आम खुद अपने हालात बकलम खुद बयान करता है। आप बीती महज मुसन्निफ के ज़ाती अहवाल व वाक़यात का मजमूआ नहीं होता, बल्कि ये लिखने वाले के जज्बात व एहसासात और उसकी ज़िंदगी में मुशाहदात व तजर्बात की मदद से उसके नुक्ते नज़र की तर्जुमान होती है। ठीक हो गया। अब जनाब आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैं बुक की पढ़ रहा हूँ। अब आप बीतियाँ जो मशहूर मशहूर हैं वो आप देख लें। ठीक है। एक है जनाब तज़्के बाबरी। तज़्के बाबरी, ये जनाब बाबर साहब ने लिखी है। बाबर आप जानते हैं कि जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर पहला मुगल बादशाह था। ज़हीरुद्दीन बाबर। और ये जनाब चुगताई जबान में लिखी है, चुगताई। चुगताई जबान, ठीक है। चुगताई जबान में लिखी हुई है। उसके बाद जनाब तज़्के जहांगीरी भी है। ये जहांगीर जो है ना, उसने अपने बारे में लिखी है। तज़्के बाबरी बाबर ने लिखी है। ठीक है। और एक है हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा जो है ना, हुमायूं नामा ये आप बीती नहीं है, ये स्वान उमरी है। और ये हुमायूं की बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने अपने भाई की जो है ना पूरी जिंदगी है ना उसके बारे में किताब लिखी, उसको हुमायूं नामा कहते हैं। और ये स्वान उमरी है। और बाबर और जो जहांगीर थे, इन्होंने अपनी तारीफें और अपनी जिंदगी खुद लिखी, तस के बाबरी और तस के जहांगीरी के नाम से। तो ये मशहूर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से देखा ना कि ये आप भी थी कितना पुरानी है, आज से कुछ 1500 1600 की बात है, उस वक्त से लिखी जा रही है। उसके बाद जो मशहूर मशहूर जनाब इसमें
हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक है उसमें शहाबनामा, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब लिखी है, कुदरतुल्लाह शहाब ने ये लिखा है, ठीक है। और ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि शहाबनामा किसने लिखा है। ये सवाल मेरे इंटरव्यू में था लेक्चरशिप वाले में। कुदरतुल्लाह शहाब कौन है, किस शख्सियत के साथ रहा शहाब साहब, और इसके बारे में कुछ बताएं, इसका तारीख के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारे सवाल पूछे गए थे। आपसे आपको इतना, बस आपको इतना पता हो कि शहाबनामा जो है ना, ये कुदरतुल्लाह शहाब लिखा है। कुदरतुल्लाह शहाब ने एक और भी किताब लिखी है अपनी माँ के बारे में, उसका असली नाम दिया माँ जी, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसके बाद जनाब एक और है आपकी आप बीती, जो है ज- किसकी है, यादों की बारात के नाम से, यादों की बारात। और ये जनाब जोश मली आबादी ने लिखी है, जोश मली आबादी। ठीक है, बारात में लोग जोश में होते हैं ना, बारात में जाते हैं तो जोश में होते हैं। यादों की बारात जोश मिली आबादी, यादों की बारात जोश मिली आबादी, यादों की बारात जोश मिली आबादी। 10 दफा ऐसे कहेंगे ना तो खुद ब खुद आपके जहन में याद हो जाएगा। उसके बाद जनाब एहसान दानिश की एक है, एहसान दानिश, नहीं एहसान दानिश नहीं, जहान दानिश, जहान दानिश है। और ये एहसान दानिश की है। और एहसान दानिश जो है इनको जो है ना वो मजदूर शायर भी कहा जाता है। इनको बड़ा खूबसूरत एजाज है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जब तामीर हो रही थी तो ये उस वक्त वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। फिर एक वक्त आया जब ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, फिर जनाब क्वालिफाइड हो गए। फिर क्या हुआ कि एज एन एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने ड्यूटी भी की, तो बहुत बड़े इनका नाम है, बड़ी कामयाबी है इनकी, एहसान दानिश। इनके बारे में आपने छोटी क्लासेस में कोई ना कोई लेसन जरूर पढ़ा होगा एहसान दानिश के बारे में। उसके बाद एक और जी आप बीती है जो कि मिर्जा अदीब की है, मट्टी का दिया। मट्टी का दिया किसका है जी, मिर्जा अदीब। ये भी आप बीती है। ठीक हो गया, कौन कौन सी आप बीती बताइए, यादों की बारात, जोश वाली आबादी, शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब, जहान दानिश एहसान दानिश, मजदूर शायर, पंजाब हिस्ट्री में मजदूरी, फिर वहीं पे मुमतहिन बन गए, एग्जामिनर बन गए। तस के बाबरी बाबर, तस के जहांगीरी जहांगीर, हुमायूं नामा स्वानी उमरी, गुलबदन बेगम, मां जी, ये भी कुदरतुल्लाह शाह का है। मट्टी का दिया मिर्जादी। बस क्लियर हो गया जी। हाँ जी, बताएं जी, बताते जाए और काम हम इंशाल्लाह खींचते जाएंगे। ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी। अब आगे जी एक और नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। शाह साहब लगता है अभी ज्वाइन किए हैं। शाह जी आप अभी क्लास में आए हैं? क्यों जी, लेट आने की क्या वजह? अच्छा, मौसम की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद जी आगे चलते हैं खाका। नेक्स्ट जो हमारी है ना वो है खाका। खाका क्या होता है जी, खाका ये होता है, या इसको अंग्रेजी में स्केच कहते हैं खाका। खाका ये होता है कि किसी भी शख्स की कलमी तस्वीर, कलमी तस्वीर बनाना। कलमी तस्वीर का मतलब यह है कि आप किसी शख्स की ना की शख्सियत के बारे में लिखें, उसकी जहरी शक्ल और सूरत के बारे में, उसको खाका कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लिखते हैं ना कि जनाब, मिसाल देता हूँ कि नए प्रोफेसर साहब कॉलेज में तशरीफ लाए, कद उनका जनाब दरमियाना था, रंगत गोरी थी, मूछों पे जैसे मालूम हो रहा था कि तेल लगा हुआ है, दांत बड़े थे, ऐसा नाक था, तोंद थोड़ी सी निकली हुई थी, ऐसे ही पूरी आप उसकी नीचे जनाब पेशावरी खिड़ी डाली हुई थी, कॉटन का सूट था, ये था वो था, उसकी पूरी जो आपने एक तस्वीर, कलमी तस्वीर पेश की है ना, इसको खाका कहते हैं। ठीक हो गया।
अब कह सकते हैं कि खाका एक ऐसी सनफ नसर है जो मुख्तसर होने के बावजूद किसी शख्सियत का भरपूर तासुर पेश करे। उसे किसी शख्स की कलमी तस्वीर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। सवान उमरी और खाके में ये फ़र्क है कि सवान उमरी किसी शख्स की विलादत से वफात तक के हालात पेश किए जाते हैं, मगर खाके में बड़े इख्तसार के साथ मोटे मोटे खदोखाल बयान किए जाते हैं। बस उसकी ज़ाहिरी जो शक्ल सूरत है उसके बारे में बात की जाती है, और उसके साथ उसकी, अगर उसके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है तो उसके अखलाक करदार, उसकी बोलने की आवाज़, इस पे भी बात कर सकते हैं। तो खाके जी मशहूर मशहूर जो है वो देख लेते हैं जी। आब हयात एक जो है ना मशहूर खाका है, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है आब हयात। आप आब हयात होंगे तो आप जो है ना जिंदगी और मौत से आज़ाद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना, आब हयात पियेंगे तो जिंदगी का आप, ठीक है, आप आज़ाद हो जाएंगे। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात। इसको तकरीबन 10 से 15 दफ़ा कहेंगे ना, तो आपके कानों से धुआं भी निकलेगा, आंखों पे चक्कर भी आएंगे, लेकिन साथ में याद भी हो जाएगा। समझिए, और इसका यही तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है। यही तो हार्ड वर्क होती है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, और यही आपको डिफरेशिएट करती है निकम्मे लोगों से को वो काम नहीं करे। और एक वक्त आता है जब आपका लिस्ट पे आपका नाम होता है, और आपको फिर जो उस दिन जब अब नाम आएगा, ओए होए होए, वो आपको, आप उस कैफियत को इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसको पूरी जिंदगी वो जो उसकी ठंडक है उसको महसूस करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जब आपकी ड्रीम जॉब की, जब आपकी रिकमेंडेशन लेटर आएगा, आपको कोई कॉल भी बताएगा कि A पर्सन या आपका B पर्सन, आपकी रिकमेंडेशन हो गई है, आपकी सिलेक्शन हो गई, तो आप यकीन करें, आपको आपको आप 1 महीना तो आपके ऐसे लगेगा पाँव नीचे नहीं लग रहे जमीन पे। इमेजिन कीजिएगा, तो उस दिन के लिए ये सारी एफर्ट्स की जाती हैं, सारे रगड़े खा जाते हैं। तो सारे वो जो दुख, गम, दर्द, रंज, सारे वो खत्म हो जाते हैं, और आपको महसूस ही नहीं होता कि मैंने कोई मुश्किल काटी है। यही बात है। तो उस दिन के लिए जिए, उस दिन के लिए मेहनत करें, उस दिन के लिए कोशिश करें। अच्छा जी, तो और कौन से जी हैं हमारे पास खाका निगारी के हवाले से? हाँ जी, एक और है जी, गंज हाय ग्रा, क्या नाम है, गंज हाय ग्रा माया, गंज, क्या है, मैंने लिखा बताइए अभी इधर क्या है, गंज हाय गिरा, म, क्या है, माया, और ये किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद खुद भी जो है ना वो मुश्किल आदमी है, और इस पता नहीं, गंजा है रशीद, 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 गंजा है। तो जब रशीद आएगा तो आपके सामने गंज आए गिरा आ जाएगा खुद 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 ब खुद। ठीक हो गया जी। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट तो खाका नहीं है, हाँ एक दो और भी है। और क्या है जी? एक और है जनाब, आंखें तरसतियां हैं, आंखें तरसतियां हैं, आंखें तरसतियां हैं, ये किसका है जी? जुगननाथ आजाद, जुगननाथ आजाद, ठीक है, जुगननाथ आजाद, ठीक है। जुगनू पकड़ता रहा मैं, जुगनू मैं पकड़ता रहा, तो मेरी आंखें जो है ना उसको लिए तरसती रही, जुगनू पकड़ता रहा और आंखें तरसती रही, जुगनू पकड़ता रहा आंखें तरसतियां रही। इसी तरह की कोई भी अपनी मर्जी की कहानी, बोंगी सी हो जैसे भी हो, याद कर लें, आपसे किसी ने क्या सुननी है, आपने पेपर में जस्ट टिक करना है सही वाला। उसके बाद जी गंज, क्या, पता नहीं क्या है ये, अजीब सा नाम है, किसी ने क्या रखा है। ठीक है, इसी तरह की कहानियां भी ना फैजान, ये अपने जहन में होती हैं आपके, ठीक है। और वो आपको, उसके बाद जनाब एक और खाका लिखा है, अम, ओखे लोग, ओखे लोग, ओखे लोग, ठीक है। ओखे लोग किसका है? ये भी मुमताज मुफ्ती का, अभी दरम्यान में नाम आया था ना, मुमताज मुफ्ती, ओखे लोग, ठीक है। तो जो है ना ओखे लोग, आप इसको याद कर लें अपने हिसाब से, इसको भेद भी नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ। आप कहें कि यार मुमताजा जो है ना, मुमताजा ओखा बंदा है यार, मुमताजा ओखा बंदा है यार, मुमताजा ओखा बंदा है यार, रट लें मुमताजा, जब आपके सामने मुमताज और ओखा आएगा ना,
फौरन टिक करेंगे, आप सोचेंगे भी नहीं, आप फौरन आ कहेगा कि मुमताज का बंदा है। उसके बाद जनाब एक और है, बड़ी मशहूर खाकों की किताब है और कमाल की किताब है, ये पढ़ने वाली भी है, और वो है जनाब चंद हम असर। उसका नाम है चंद हम असर। चंद हम असर। और ये है मौलवी अब्दुल हक की। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक की। और मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू भी कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू भी कहा जाता है। और चंद हम असर इनकी जो है ना मशहूर किस्म की क्या है, खाकी की किताब। और चंद हम असर में से एक जो है ना खाका, आपकी किसी किताब में आपने शायद पढ़ा होगा, और उसका नाम था नामदेव माली। नामदेव माली, ये आपने 9वीं क्लास की जो उर्दू की किताब है ना उसमें जरूर पढ़ा होगा नामदेव माली। और ये नामदेव जो माली था ना, ये उनकी चंद हम असर किताब में से लिया गया था, और ये मौलवी अब्दुल हक ने ही लिखा है। तो नामदेव माली से आप याद रख सकते हो उसको। उसके बाद जनाब यही मोटे मोटे है, यही आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, खाका क्लियर हो गया? खाके का खाका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? इसी तरह की ये उर्दू, पता है उर्दू में आपको बताऊं थोड़ी सी ना मजेदार भी है। उर्दू में आप ना अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। आप अपने आप को इस तरह की याद करना हो ना, तो मैं आपको एक तरीके कार बताऊं मेरी क्या टेक्निक। मेरी टेक्निक ये थी कि मैं जब इनको याद करता था ना, इसके लिए मैं कहता था मेरे पास कोई ना हो। मैं किसी पार्क में गया हूँ, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, किसी पार्क में गया हूँ ना, अब मेरे पास मैं पेज ले जाता था, मैंने 100 किताबें या 40 इस तरह की खाके हैं, ये जो भी हैं उनके नाम मैंने आता से ज्यादा, उनको ऐसे पढ़ता गया, और उन सरवर कोई ना कोई कहानी बनाता गया, वैसे याद करता गया। यानी उसी चक्कर में ना 1 घंटा उनके नाम ले ले के मेरा गला खुश्क हो जाता था। ठीक है। लेकिन उसका फायदा ये होता था कि वो फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मुझे याद है। अभी भी मुझे कभी ध्यान में आता है तो मैं कहता हूँ यार ओके लोग, मैं कहता हूँ यार मुमताज ओक है। तो वो फिर आपको ना याद हो जाते हैं। ऊंची और रट्टे मारने का तरीका है कि आप बुलंद आवाज जो है ना वो रट्टा मारें। ये रट्टा ही है ना एक तरीके से। ऊंचा मारेंगे तो उसका फायदा ये होता है कि आपके कान भी सुनते हैं बार बार, तो वो याद हो जाता है। हर चीज नहीं रटनी होती, लेकिन कुछ बातें रटनी होती है। क्लियर हो गया सबको? ये नहीं हुआ? ये ना कहिएगा कि सर तो मेरे रटवाते हैं चीजें। जो चीजें रटने की है रटने की है, जो समझने की है वो समझने की। ओके हुआ ये नहीं हुआ? या परेशान हो गए हैं कि सारा हमें किधर, हम सारा हमें लगा दिए? हाँ जी बताएं, सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अल्लाह के बंदो बताया तो करो मुझे। ठीक हो गया। उसके बाद ये आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास सफरनामा। सफरनामा क्या होता है जी? आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी शख्स किसी सफर पे गया है और वो उसके बारे में एक सफरनामा लिखता है, जिसको ट्रेवल लॉग भी कहते हैं। ठीक है। पहले जमाने में लोग पढ़ते थे, सफरनामे कर लिखते थे, सारा कुछ होता था। ठीक है। ट्रेवल लॉग, लॉग कहते हैं लिखने को। ठीक है। उसके लिए फिर जो है ना ब्लॉग्स होते थे, ब्लॉगिंग होती थी। आप जो है ना लिखते होते थे टेक्स्ट को, कि आपके साथ ये जब वहाँ गए या ये किसी मौजूद पे लिखते थे। फिर ब्लॉगिंग के बाद जो है ना वी लॉगिंग शुरू हो गई। ठीक है, जिसको आप वी लॉग्स कहते हैं, वी लॉग। आप जनाब वो जो है ना वो शुरू होते हैं, सुबह उठते मैं जी उठा हूँ, फिर मैंने ये एहसान किया आपके ऊपर, आप फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फजूल रबिश किस्म के बहुत सारे जो है ना वी लॉगर बने हुए हैं। ठीक है। तो कोई मकसद भी नहीं है उसका। फिर ये क्या है? ट्रैवल लॉग। अब ट्रैवल लॉग क्या है जी? सफरनामा। सफरनामा क्या है जी? लोग सफर पे जाते थे और अपनी कहानियां लिखते थे। और सफर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सफर के बारे में कहा जाता है कि अल सफर वसीला तो जफर, कि जो सफर है ये कामयाबी का जरिया है, और सफर कामयाबी की कुंजी है। और हकीकत भी यही है कि दुनिया में फकत वही कौमें फतह फतह व जफर मंदी से हमकनार हुई हैं जिन्होंने शौक और बारजा रगबत सफर इख्तियार किया है। सफर ऐसी चीज है जिसमें अगर नाकामी हासिल हासिल भी हो तो कोई ना कोई दिलचस्प फायदा जरूर रहता है। कुरान पाक में आया है कि सैर व फिलहाल, ये ज़मीन की सैर करो। और आप वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि मेरी जो उम्मत है उसकी जो सियाहत है वो भी सवाब का काम है।
तो घूमा फिरा करें, एंजॉय किया करें, ठीक है। लेकिन अपना काम वक्त पे अपना काम भी करना चाहिए, फिर घूमना फिरना भी चाहिए। ठीक हो गया ना। ऐसा नहीं है कि जब आपके मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करें और आप अपना मजे से एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ चीज़ों को मैनेज करें। बेहतर ये कि अभी आप 1-2 साल इसको टिका के दे दें, मर्जी की जॉब दे ले लें और फिर एंजॉय करते रहें, जहाँ जाएं मौज करें। ठीक हो गया जी। तो सफरनामे जो है ना ये बड़े मशहूर हैं, जो उसमें सफर बड़े बड़े मशहूर जो है ना सफर करने वाले जो लोग हैं उनको आपको पता होना चाहिए। एक नाम है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो था ना ये एक बहुत बड़ा जो है ना सफर का शौकीन था और सफर करता था। इसके बाद एक शख्स है जिसका नाम है कोलंबस, जिसने अमेरिका भी डिस्कवर किया था, ये भी बड़े बड़े सफर करता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जनाब जो मशहूर सफरनामे है ना वो आपको पता होना चाहिए। एक सफरनामा है जिसका नाम है अजाए फ्रंग। अजायबाते फ्रंग ये किसका है जनाब? यूसुफ खान कंबल पोश। यूसुफ खान कंबल पोश। कंबल मैंने पहना, कंबल मैंने ओढ़ा और सफर पे चला गया। कंबल मैंने ओढ़ा और यूसुफ से कंबल लिया और गाड़ी में सफर करता रहा। ठीक है। और दुनिया जहान के अजायब देखे। यूसुफ से कंबल लिया, उसको ओढ़ा और अजायब देखता रहा। यूसुफ खान कंबल पोश ने क्या लिखा है? अजायबे फरंग। उसके बाद जनाब मशहूर सफरनामे, हाँ जी, सात समंदर पार। ठीक है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। सात समंदर पार, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। ठीक है ना, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। जब रियाजी पढ़ोगे तो फिर सात समंदर पार जाके गिरोगे। ठीक है। उसके बाद जनाब हाँ उसके बाद मशहूर है मुमताज मुफ्ती का एक है लब्बैक, ये बड़ा मशहूर है। लब्बैक किसका है? मुमताज मुफ्ती का। ये हज पे गए थे और इन्होंने जनाब फिर लिखा, हम लब्बैक का मतलब होता है ना हम हाजिर हैं, उसके बारे में लिखा। एक सफरनामा है लब्बैक इनका। उसके बाद इब्न इंशा के मशहूर है, चलते हो तो चीन चलिए। ठीक है। ये आपने अपनी किसी 9वीं 10वीं की किताब में इसका कोई ना कोई टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है। दुनिया गोल है। दुनिया गोल है ये भी जनाब इब्न इंशा के है। इसके बाद जमीलुद्दीन आली के दो मशहूर सफरनामे हैं, एक है दुनिया मेरे आगे और एक है तमाशा मेरे आगे। दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे किसका है? जमीलुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली। तो आप समझ लें कि जो जमील अंकल है ना सारों को आगे लगा के रखता है, दुनिया को भी आगे लगाए हुए, तमाशे को भी आगे लगाए हुए। ठीक है। तो जमील चाचा हर चीज को आगे लगा करते हैं। दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, जमीलुद्दीन आली। और जमीलुद्दीन आली हैं जिन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान का नामा लिखा है, जीवे जीवे पाकिस्तान। ठीक है। तो आप इसको इस तीन चारों को इकट्ठे याद कर लें। ये अंकल जमील जो है ना, अंकल जमील, इसने जीवे जीवे भी लिखा है। और अंकल जमील जो है ना हर चीज को आगे लगा के रखता है, दुनिया को भी और तमाशे को भी। याद कर ली ना। इसी बात को 10 दफा पढ़ें और खुद ब खुद देखिएगा। जब जमील आएगा तो आपके सामने ये भी आएगा, आप कहेगा इसका ये भी है, ये भी है और ये भी है, खुद आप लगा लेंगे। उसके बाद उंदलस में अजनबी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उंदलस में अजनबी है। उंदलस क्या है? पुराना नाम है किसका? स्पेन का। ये मुस्लिम जो मुस्लिम फतुहात थी ना, जो स्पेन में मूसा बिन नसैर गए थे, जो हमने पढ़ा था। तो उस वक्त जो मुस्लिम की फतुहात हुई थी और वो सारा वो मामला उसी में इसने लिखा है। और किसने लिखा है? ये उदरस भी ये है जनाब तारड़ साहब लिखा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़। ठीक है। उंदलस में अजनबी। उसके बाद जी बस यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको पता होना ही चाहिए। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं, सबको सफरनामा हो गया? ओके हो गया सफरनामा? सफर से होके आ गए हैं सारे, हम आगे चलते हैं अब। ठीक हो गया जी, सबको ओके हो गया? आगे चलते हैं जी। ठीक है। चलते हो तो चीन तली इब्न इंशा का है, इब्न इंशा। नहीं नहीं, इसके दो रह गए टॉपिक, वो कर लें, काफी तो है लेकिन अभी हम मुकम्मल कर लेना नॉन फिक्शन को। अच्छा, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है, नॉन फिक्शन में आ जाते हैं मकतूब निगारी। मकतूब निगारी जैसा कि नाम से जाहिर है कि मकतूब नगारी, इसका मतलब ये है कि खत लिखने का जो है ना सिलसिला।
तो मकतूब निगारी के लोगों में मैंने लिखा गया, ये लिखा हुआ। तो मकतूब निगारी को अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहते हैं। मकतूब निगारी, किसी ज़माने में ख़त लिखा करते थे, अब तो वो ज़माना गुजर गया। और ख़त को निस्फ मुलाकात भी कहते हैं। ये भी किसी पेपर में आया हुआ था कि ख़त कितनी मुलाकात होती है, चौथाई होती है, तीसरा हिस्सा होती है, कितनी मुलाकात होती है, तो निस्फ मुलाकात कहा जाता है। अच्छा, खतू खतूत के हवाले से बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम क्या है? मिर्जा गालिब। जितना मैंने बड़ा नाम लिखा है, इससे भी बड़ा नाम है मिर्जा गालिब। ये खतूत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। और इसके जो है ना मशहूर जो खतूत के मजमूए हैं ना, दो हैं, और बहुत मशहूर है, हर पेपर में पीपीएससी वाले ने पूछा होता है, और पीपीएससी का फेवरेट सवाल है। एक का नाम है उर्दू ए मोहल्ला, और एक का नाम है ओद हिंदी। ओद हिंदी, उर्दू ए मोहल्ला, ये दोनों खतूत के मजमूए हैं, किसके? मिर्जा गालिब के, जो मकतूब निगारी के हवाले से बड़े मशहूर है। इसके अलावा अबुल कलाम की एक किताब है, ये इसमें उन्होंने अपने खतूत जो है ना वो फ्रीडम से रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड लिखे हैं। उसका नाम है गुबार खातर। गुबार खातर से रिलेटेड जो है ना उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है। इसके अलावा बड़ी अल्लामा इकबाल के और कैद आज़म के आपस में भी बड़े खतूत मिलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। मकतूब निगारी, खत लिखना, आदि मुल्कात कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़ा नाम है। और उर्दू है मौला औद हिंदी, इन्होंने बहुत बड़े मजमूए लिखे हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं ये। अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर। बस यही मकतूब निगारी के वाले से आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा मजीद आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आखिरी हमारा टॉपिक है नॉन फिक्शन के हवाले से, दैट इज तंजो मज़ा। तंजो मज़ा, तंजो मज़ा क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैटायर एंड ह्यूमर। ह्यूमर आमतौर पे ह्यूमर होता है, गपशप होती है, मजाक होता है। तंज क्या होता है? सैटायर। सैटायर ये होता है कि आप किसी चीज पे ना, जिसे आप तंज कहते हैं, किसी खास एक मामले पे आप उस पे आप बात करते हैं, और वजह क्या होता है उसका? इसलाह मकसद होता है आपका। ठीक है, आप एक जो है मिसिंग गैप को हाईलाइट करते हैं, और मजाक के अंदाज में उसको तंज कहते हैं, सैटायर। ठीक है। और ये जनाब इसमें, इस पे भी लोगों ने काम किया है। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मिर्ज मौलाना हाली जो है ना, मौलाना हाली, ठीक है, उन्होंने मिर्जा गालिब को हैवान जरीफ कहा है। हैवान जरीफ का यानी, हैवान जरीफ यानी कि हंसने वाला हैवान। और याद रखिएगा, दुनिया में जो है ना इंसान वाहिद एक मखलूक है जो कि हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है। इसके अलावा कोई मखलूक हंस नहीं सकती एज सच। ठीक है, बड़े बड़े हाथ नहीं मार सकती। तो आप खुश नसीब हैं, इस वजह से हंसा करें, मुस्कुराया करें। ठीक है। उसके बाद हाँ, कुछ मज़ाक निगारें हैं उनके मशहूर जो है ना, आपको बताने चाहिए नाम। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, रशीद अहमद सदीकी है, और पितरस खान बुखारी है। इसके अलावा और भी है जनाब, इब्न शाह है, मुश्ताक अहमद यूसुफी है, शफीक उर रहमान है, कलम मोहम्मद खान है, ये बड़े नाम है। ठीक है। लेकिन जो मशहूर तीन किताबें हैं ना, वो आपको बतानी चाहिए मज़ाक के हवाले से। एक है, और तीनों ने जनाब वो कमाल की किताबें लिखी हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो ये ज़रूर किताबें पढ़िएगा, मज़ेदार किताबें। एक है मज़ामीन फ़रहत। मज़ामीन फ़रहत, बहुत अच्छा किया, अपने नाम से लिखिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसका जो आथर है उसका नाम है फ़रहतुल्लाह बेग। फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखी है मज़ामीन फ़रहत। उसके बाद मज़ामीन राशिद, ये भी आपके ऊपर आसान किया, अपना नाम साथ लिख दिया। इसका जो पूरा नाम है रशीद अहमद सदीकी। ठीक है, रशीद अहमद सदीकी। तीसरा जो है वो है पितरस के मज़ामीन। मज़ामीन, ये भी एक मज़ाक की किताब है, और ये जनाब लिखी है पितरस बुखारी ने, इसका पितरस बुखारी लिखी। ठीक है, पितरस बुखारी ने। और पितरस बुखारी जो है ना, इसका असल नाम था अहमद शाह। इसका असल नाम, इसका असल नाम क्या था? अहमद शाह। और ये याद रखिएगा कि अहमद शाह जो थे ना, ये पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यानी यूएन के अंदर पहले जो है ना मुस्तकिल मंदूब थे। ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो परमानेंट मेंबर था ना पाकिस्तान का यूएनओ के लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, वो कौन था? यही था अहमद शाह। पिदरस बुखारी बहुत बड़ा नाम है इसका। पिदरस के मज़ामीन, इसने किताब लिखी है, और कमाल की किताब दी है।
इसमें से कुछ मौज़ूआत हैं वो बड़े मशहूर हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसा कि एक इसका एक तहरीर है, आपने किताब में पढ़ी होगी, वो है सवेरे जो कल मेरी आंख खुली। ये आपने लाजमी बात है 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें जो लिखता है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो जनाब शहर का रुख करता है। हमारी जो मौत आई तो फिर हमने पाशकर जी को कह बैठे कि हमें सुबह उठाया करें, और वो फिर पूरी कहानी, बड़ी खूबसूरत कहानी। उसके बाद हॉस्टल में पढ़ना, बड़ी मशहूर इनकी है। कुत्ते, ये भी इनकी मशहूर है। मबेल और मैं, ठीक है। इनकी कुछ मशहूर जो है ना वो उसके अंदर तहरीर, ये सारी पदरस की मज़ामिन है। पदरस की मज़ामिन की बड़ी किताब नहीं है, बेहतर ये कि अगर आपके पास वक्त हो ये किताब ले लीजिएगा, उनको पढ़िएगा, कमाल की लिखी है इसने, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड। तो इंसान ये बता दिया आपको कौन कौन से हैं जी। सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, ये पदरस बुखारी का है, और इसकी किताब पदरस के मज़ामिन में है। हॉस्टल में पढ़ना, ये भी इन्हीं की है। उसके बाद जो ना कौन से बताएं आपको, मबेल और मैं बताया आपको, कुत्ते बताया। आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। हाँ जी, मुर्गियों का आना, ये पता है किसका है, ये है उसका मुश्ताक अहमद यूसुफी का है, नहीं वकार अम्बालवी का है। और घर में आना मुर्गियों का, ये भी किसी किताब में है। और घर में आना मुर्गियों का, ये वकार अम्बालवी का है। इसको बस पता हो तो ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और घर में आना मुर्गियों का एक आखिरी डायलॉग है, वो फिर शहर से ही हम पूछेंगे। ठीक हो गया, वो बाद में पूछते हैं। तो जी क्या मैंने आपको बताया भी, तंज मजाक के हवाले से तंज मजाक बता दिया कि मजाक में मजा होता है, तंज में किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, कोई चीज़ में सिर्फ उस हवाले से। तो मजाक जो है ना, इसमें बड़ा नाम है। कौन कौन से बड़े नाम है जी, जो है ना फरातुल्ला बेग हैं, फरातुल बेग ने मज़ामीन फ़रात लिखी है। उसके बाद रशीद अहमद सदीकी हैं, उन्होंने मज़ामीन रशीद लिखी है। उसके बाद पेतरस बुखारी साहब है, जिन्होंने क्या लिखा है, ये पेतरस के मज़ामीन लिखा है, पेतरस के मज़ामीन। इसके अलावा जो पेतरस बुखारी हैं, इसका असल नाम अहमद शाह है, और पाकिस्तान के परमानेंट ये एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में। इसके अलावा इनकी जो किताब है, इसके अंदर सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते और मबेल और मैं, ये मशहूर उसकी वो है। तो इसके साथ ही हमारा जो नॉन फिक्शन का पार्ट था वो समाप्त हुआ। तो हमने जो नसर था उसका, फिक्शन के जो 4 पार्ट थे वो हमने कवर किए, नॉन फिक्शन के जो 6-7 पार्ट थे वो हमने कवर किए। तो आज हम नसर करने में हम कामयाब हो गए। अब जरा मुझे बताएं, अब बताएं कि हम जो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, नसर सबको क्लियर हो गया, मुझे जरा बता दें। सब बताएं, सबको नसर क्लियर हो गया। थोड़ी स्पीड ज्यादा थी, मजबूरी है ना, इतनी चीजें कवर करनी होती, मैं क्या करूं। ओके हो गया जी, ठीक हो गया। फिर अब नज़म शुरू कर लें। हाँ जी, क्या कहते हैं जी, बताएं, नज़म शुरू कर दें। ठीक हो गया जी, ज्यादा मेजोरिटी यही कह रही है कल, तो कल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह ताला हम कल नज़म को कवर करेंगे। और कोशिश मैं करूंगा कि कल जनाब ना उर्दू को ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँ, ठीक है। मैक्सिमम कल हो जाएगा, ये क्लास और होगी। बाकी ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। और वो जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक भेजी हुई है ना, ये सारी बातें उसी से मैंने आपको बताई हैं, कोई नई कहानी अपने से कोई नहीं काट के बताई। तो आपने वो किताब जो है ना वो लाजमी पढ़ लेनी है। और जो आपको बताएं आपने यही करने हैं। बाकी अगर आपको कोई एडिशनल कोई बताए तो वो करने की जरूरत नहीं है, जो मैं खुद बताऊंगा वही करना है आपने। ठीक हो गया जी। पीएचडी नहीं करनी, हर सब्जेक्ट में ये बात आपको बताइए।
सर वो रिपीट तो करते सर, यहाँ से वो बता रहे थे कि सर सईद अहमद खान ने विवेक नामन लिखा था। उसके बाद सर मैं कहाँ से? डिस्कनेक्ट हो गया था सर। और जब कनेक्ट होगा पीछे वाले टॉपिक सर आप स्टार्ट कर रहे थे। नहीं, कौन सी चीज मिसिंग हुई है ये बताए ना आप। सर वो जो बता रहे थे कि जवेद नवाज सईद अहमद खान ने लिखा था, और उसके बाद एक दो सर आगे बता रहे थे सर। मैंने ये बताया कि जो सर सैयद अहमद खान है ना, ये इन्होंने इनके बारे में जनाब लिखा है अल्ताफ हसन हाली ने। अल्ताफ हसन हाली जो है ना, ये सबसे पहले सवाने निगार है। ठीक है, इन्होंने सवाने सवाने पे बड़ा काम किया है। इन्होंने पहली पहली जो सवाने लिखी है ना, वो लिखी है हयात सादी। ठीक है, जो सादी एक बुजुर्ग थे, ठीक है, उनके बारे में लिखी है। उसके बाद उन्होंने लिखी है दूसरी जो सवाल लिखी है, वो उन्होंने लिखी है किसके बारे में लिखी है, हयात जावेद, जो कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखी है। ठीक हो गया। तीसरी इनकी जो सवानी है, वो तीसरी क्या इनकी सवानी थी, किसके बारे में थी, अभी मैंने आपको बताई है। किसी को याद है तो बताए। और तीसरी सवानी उन्होंने वो लिखी। इन तीनों के बारे में उन्होंने ना उनकी जिंदगी की जो पूरी उतार चढ़ाव था, पूरी जिंदगी था, उसके बारे में, ये तीन उनकी मशहूर सवानें हैं। तो यही सवान उमरी है। और सवान उमरी होती क्या है? सवान उमरी ये होती है कि एक शख्स किसी दूसरे की पूरी जिंदगी जो है ना, ए टू जी बयान करता है, ये सवान उमरी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जी ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया जी? आज के लेक्चर में से किसी का कोई सवाल है तो बता दे। को बोरियत कम हुई है या बढ़ गई है बोरियत उर्दू पढ़ के? हाँ जी बताएं। कम हुई है? चले, सीरत अच्छी बात है, आपकी थकावट दूर हुई है। अभी तो हम जब इसमें आएंगे ना शेर व शायरी पे, फिर आप इंजॉय करेंगे। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। बाकी सब बताएं जी। बस मेरी यही दुआ है कि मेरे तमाम स्टूडेंट जो है ना, वो कामयाब हो जाएं, और ये मुझे रिकमेंडेशन का लेटर भेजें बस। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह, आपको अच्छी सी जॉब दे दे, मुझे मारे। मेरी यही ख्वाहिश। ठीक हो गया जी। देखें जी, अभी क्लास में 3 लोगों ने अभी भी लेफ्ट कर दिए। यही तो बात है ना, यही तो बात है, यही तो उस्ताद की रिस्पेक्ट होती है, जो आप देख कितने दिल खोल के करते हैं। देखिए, अभी अभी जो क्लास खत्म भी नहीं हुई और 3 लोग भाग गए। तो ये चीज अच्छी कभी भी नहीं होती। ये देखें ना, ये आप उस्ताद को ये ट्रिब्यूट देते हैं। नेटवर्क इशू है तो 3 लोग इकट्ठे कैसे, तीन कैसे रिमूव हो गए अनवर? चलो जी, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अच्छा, ये आप मुझे सैर ने बताया था कि वो और घर में आना मुर्गियों का एक आखिरी डायलॉग है। वो आपको पता है सैर? जरा बताएं सबको। जब उनकी एक मालिक की मुर्गियों के साथ लड़ाई हो जाती है, और फिर उनकी वाइफ के साथ एक डायलॉग होता है, वो बताएं जरा सबको, अगर आपको पता है तो। सर वो एग्जैक्ट मुझे लाइंस तो नहीं याद, बस कॉन्सेप्ट है माइंड में कि वो वाइफ को कहता है कि या मुर्गियां या मैं। तो फिर वो बेचारा बरसती बारिश में सारी रात घर से बाहर गुजारता है। नहीं, वो तो चले, आपने बताई बात। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है वो, उसमें वो क्योंकि वो मुर्गियों को ले आता है ना अपने घर में।
उसकी बीवी बड़ी तंग होती है, कहती है कि क्या मुर्गियों वाला क्या ड्रामा खोली है। और वो फिर जो है ना बड़ा उसमें इशू होता है अब सारा कुछ। तो वो फिर वो कहता है कि या इसमें जब मुर्गियां रहेंगी और या मैं रहूंगा, इस तरह की धमकी शमकी लगाता है अपनी बीवी को। उसकी बीवी बड़ा मासूम जवाब देती है। वो कहती है कि आप इतनी बारिश में अब कैसे बाहर जाएंगे। वो ये कहती है उसे कि यानी मुर्गियां तो यही रहेंगी, आप ही जाएंगे। तो बड़ी खूबसूरत तहरीर थी उसकी ये। बाकी आपने ये पढ़े हुए हैं सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, सबने पढ़ा होगा, नामदेव माली पढ़ा होगा। सबको ये याद आते हैं या नहीं आते जब मैं बताता हूँ? जरा मैं बताएं तो सही मुझे, ये जो मैं कहता हूँ कि ये आपने पढ़ा होगा, तो पढ़े हैं सब ने या नहीं पढ़ी ये बातें? मुझे सब बताएं। हाँ जी, याद आते हैं। देखें, आपको 9वीं 10वीं के ज़माने में लेके चले गए हैं। आप सोचें आप किन बेंचों पे, डेस्कों पे बैठते होंगे, और वो सारा आपके सामने, वो उर्दू वाले आपके सामने आ गए होंगे, और कहाँ से कितना दूर आप पीछे चले गए हैं। ठीक है, काश आपका तो टेक्स्ट और है ना, ये पंजाब वालों ने पढ़े हुए हैं। असल में वजह यही है ना कि हमने पढ़ाई को हम समझते हैं बोझ, जैसे गट्टू सर पे उठाया हुआ होता है। तो इस वजह से चीज़ों को हमने कभी इंटरनलाइज किया नहीं है, लेकिन करना चाहिए। आप खुद टीचर हैं, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया करें कि चीज़ों को ना समझें, और आप भी उनको थोड़ा सा इस हिसाब से समझाएं ताकि उनमें कोई इंटरेस्ट डेवलप हो। उनको वही पुराने तरीकों से, जो पुराने तरीके हैं उनसे बताएंगे तो उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो फिर तंग होते हैं। तो आपने उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब ये, अभी पता नहीं शाह साहब हमारे मौजूद हैं क्लास में, वो मेरे मैट्रिक फेलो हैं, यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, मैं जरा चेक करता हूँ। वो चले गए यहाँ। तो हमने ये हमें मैट्रिक में सर हुसैन बख्श साहब हाई स्कूल दरिया खान में पढ़ाते थे। तो उन्होंने ये लेसन पढ़ाया था हमें सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। और नामदेव माली भी उन्होंने बताया था हमें। मुझे अभी तक वो पूरी सीन तक याद है कि कैसे हम बैठते थे, कैसे वो लेक्चर होता था, सारी बातें याद आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और कोशिश करेंगे हम इसको वाइंड अप करें। ठीक है, कल फ्राइडे है, और कोशिश होगी इसको हम निपटा दें। बाकी जितनी चीज़ें बता चुका हूँ इनको आप नोट भी किया है, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। बुक आपको शेयर की हुई है, अगर हार्ड में कर सकते हैं तो हार्ड में कर लें। ठीक है। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हाँ जी, एनी वन, एनी क्वेश्चन? आपके अंदर कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मैं आपका पहले वाला इंटरेस्ट भी जो है ना वो ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा प्लीज़, ये ना हो कि अच्छे बच्चे पढ़ने वाले आप बच्चे हैं और मैं आपको जनाब बोर करके और आपको पढ़ाई से मैं सारा वो रुझान ही घटवा दूँ। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरी वजह से आप जो है ना पढ़ाई के बारे से, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई मुश्किल है या वो उसका, वो है कि आपको शायद उस्ताद उस तरीके से पढ़ा नहीं सका। ये बात याद रखिएगा, किसी को ये जाके नहीं कहना कि सर पीपीएससी ऐसे है वैसे है। अच्छा जी, अनवर तो बड़े मोटिवेटेड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी, जजाकल्लाह फैजान। देखें फिर अल्लाह ने हमें जो है ना वो अपने हिसाब से ही नौकरी दी है फैजान। बस ये अल्लाह पाक का शुक्र है, हम तो भी बच्चों के साथ पढ़ गपशप भी लगाते हैं, पढ़ाते भी हैं, और उनके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं आजकल। बड़ा मजा आता है।
ठीक हो गया जी, खुश रहें, बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।